नमस्कार। स्वागत है आपका मेगा स्टार आर्ट्स क्लास चंदमारी। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है करने वाले हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो आइए हम लोग चैप्टर 3 को इस वीडियो में कवर करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, पार्ट 1। हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास को, और इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर का नाम है बुआ बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना। यानी भाईचारा से संबंधित इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में प्रश्न पढ़नी है। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा, है ना। जाति तथा वर्ग, यानी इस समय में हम लोगों को जाति व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है और वर्ग के बारे में भी पढ़ना है कि वर्ग व्यवस्था कितने भागों में बटा हुआ था, जाति व्यवस्था लोगों में था कि नहीं था, और लोगों के अंदर बंधुत्व कैसा था, भाईचारा कैसा था, और बंधुत्व में अगर लड़ाई झगड़ा भी होता था तो किस आधार पर होता था, उसका बेस क्या होता था, क्यों लड़ाई झगड़ा होता था। यही सारी चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी इस चैप्टर का क्या पढ़ना है, परिचय जानना है। क्या जानना है भाई? परिचय जानना है। तो प्रारंभिक समाज जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का है। यानी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये समझिए। अभी चल रहा है 2025, ठीक है। तो ईस्वी चल रहा है, कह रहा है 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 6 2, यानी आज से 2600 साल पहले से लेकर और अभी वर्तमान में 2025, और इसमें से इसको क्या करेंगे, ये भी ईस्वी में है, ये भी ईस्वी में है ना। तो ईस्वी में अगर ईस्वी में होगा तो इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 5 2, है ना, ये आ जाएगा 4, तो 1425। तो आज से 1425 साल से लेके 2600 साल पहले के इतिहास को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है ना। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को आप 0 मानते हैं, है ना। 600 कहता ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व इधर आ गया, 600 कहता ईस्वी, तो ईस्वी इधर है, ईसा पूर्व इधर है, तो 600 इधर 0 और 600 इधर 0, तो 6 व 6 1200। तो यानी पूरा चैप्टर में हम लोगों को 1200 वर्षों का इतिहास पढ़ना है बुआ। कितने दिनों का इतिहास पढ़ना है? तब 1200 वर्षों का इतिहास हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है, कैसे चेंजेज आई है, इस चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले पढ़ते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन की अगर बात करें तो वन क्षेत्रों में कृषि का क्या हुआ करता था? विस्तार हुआ करता था। लोगों की जीवन शैली में बहुत सारा चेंजेज आया, बदलाव आया। मैंने परिवर्तन हुआ क्या था, इसको पहले हम लोग अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। शिल्प विशेषज्ञ का एक नया समूह का उदय होता है, जो कलाकार लोग हैं उसका उदय होता है। संपत्ति के असमान वितरण के कारण सामाजिक विषमता उत्पन्न होने लगी। यानी समाज में उस समय भी क्या थी? विषमता थी, है ना, एक समान लोग नहीं थे। अब बात आ जाती है कि इतिहासकार इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं। आखिर आज से 2600 साल पहले का इतिहास हम लोगों को आज पढ़ना है, तो हमारे इतिहासकार जो है कैसे पता लगाते हैं कि आज से 2600 साल पहले कैसे क्या रहा होगा, कैसे क्या था और कैसे क्या नहीं था, इसको कैसे हमारे इतिहासकार जो है पता लगाते हैं। तो देखिए, हमारे इतिहासकार को पता लगाने का स्रोत जो है वो है साहित्यिक ग्रंथ। क्या है? साहित्यिक ग्रंथ। दूसरा है कि समाज का चित्रण। क्या है? समाज का चित्रण। और तीसरा है जो है ये साहित्य और समाज का चित्रण, यही हमें प्रस्तुत करता है, यही हमें बताता है, और इन्हीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इतिहासकार ने उसी के आधार पर जो है इतिहासकार हमें 2600 साल पहले के बारे में हमें बता पाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है।
यानी जो अभिलेख हैं, तो ये अभिलेख बार बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अभिलेख क्या होता है। तो बड़े बड़े पत्थरों पर, धातुओं पर, है ना, लिखे गए जो लेख होते थे ना, ये जो खुद खोद करके जो लिखाई हुआ है, समझ रहे हैं ना, खुदाई समझ रहे हैं, तो ये खोद खोद कर जो लिखा गया है ना बड़े बड़े पत्थरों पर, चट्टानों पर, है ना, इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, अभिलेख कहते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक ग्रंथ हो, चाहे अभिलेख हो, या किसी समुदाय के विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, और अतः यह याद रखना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा और किसके लिए इसकी रचना हुई, है ना। इन ग्रंथों की रचना किस भाषा में प्रयोग किया गया तथा इसका प्रचार प्रसार किस तरह किया गया होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को जानकारी इकट्ठी करनी है कि अभी अभिलेख जो है क्यों लिखा जाता था, है ना, और अभिलेख किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया, इसकी क्या ज़रूरत थी। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करना है ना। तो सबसे पहले बात आ जाती है महाभारत की। क्या आ जाती है भाई, महाभारत की। तो महाभारत जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए हमारा चैप्टर कह रहा है 600 ईसा पूर्व से, इधर आ जाइए, हमारा चैप्टर कह रहा है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में आप इतिहास का पता लगाइए। लेकिन अब उस समय के बहुत ऐसा चीज़ है कि 600 ईसा पूर्व के समय का लोगों के पास ऐतिहासिक हो या माने किसी तरह का जो है अभिलेख या साहित्य स्रोत प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों ने कहा कि 10 किताब को पढ़ने से बेहतर है कि एक महाभारत को देखते हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत की रचना जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच हुई है। तो ये 600, ये 600, ये 500, ये 500, तो लगभग इसका समय काल पूरा ये कवर कर रहा है, इसका समय काल ये कवर कर रहा है। तो लगभग अगर हम लोग महाभारत को पढ़ लें, महाभारत को जान लें, तो महाभारत में भाईचारा कैसा था, बंधुत्व कैसा था, राजा कैसे था, उस समय खेती कैसे होती थी, लोग जाति व्यवस्था में कैसे बटे थे, वर्गों में कैसे बटे थे। तो अगर महाभारत के बारे में जान लेंगे तो निश्चित रूप से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में बंधुत्व के बारे में भी हम लोग जान सकेंगे, उससे अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए कहता है कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बउआ महाभारत का संबंध जो है सनातन धर्म से है। किससे है बुआ? सनातन धर्म से है। महाभारत का संबंध किस धर्म से है? तो सनातन धर्म से है ना। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। याद रखिएगा महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इसमें मात्र 8800 ही श्लोक थे। लेकिन बाद में महाभारत में और सारे बहुत चीज़ों को जोड़ा गया और महाभारत जो है एक बहुत बड़ा महाकाव्य पुस्तक जो है ग्रंथ बनकर तैयार हो गया, जिसमें लाखों की संख्या में श्लोक लिखे गए हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता है। इसको भी याद रखिएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है, सबसे बड़ा, सबसे धनिक, है ना, सबसे मतलब शक्तिशाली ग्रंथ में से एक है। कौन? महाभारत। महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष तक लगी थी, है ना। हजारों वर्षों तक इसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। तो आपसे कोई पूछता है कि महाभारत की लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। कौन है बुआ? वेद व्यास। लेकिन कुछ इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास है, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि कोई एक व्यक्ति 1000 साल तक नहीं जी सकता, है ना। क्योंकि कहा जा रहा है कि महाभारत के लिखने में कितना समय लगा था? 1000 वर्ष, है ना। तो इसमें अनेकों लोगों ने लिखा। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत की रचना किसने किया, तो महाभारत की रचना जो है अनेकों लोगों ने किया था। लेकिन ऑप्शन में अगर वेद व्यास देगा तो आप वेद व्यास ही मारेंगे। महाभारत उस समय के सबसे
सबके समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी देता है और हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत में दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण किया गया है। आपको पता है कि महाभारत के नाम सुनते ही हमें हमारे दिलो दिमाग में एक चित्र सामने आती है, युद्ध। तो महाभारत में क्या हुआ था, तो दो भाइयों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कितने भाइयों के बीच में, दो भाइयों के बीच में। दो भाइयों के बीच का वर्णन है, दो भाइयों के बीच में युद्ध का वर्णन है। क्या है, युद्ध का वर्णन है ना। एक था भाई, एक तरफ था कौरव का सेना, कौरव, और दूसरा तरफ था पांडव, है ना। तो इन कौरव और पांडव के बीच में युद्ध का वर्णन है। तो इसका मतलब है कि जब महाभारत काल में आपस में जब भाई भाई ही लड़े थे, तो इसका मतलब है कि 600 ईसा पूर्व के समय जो है भाईचारा में इस तरह के भाईचारा नहीं रहा होगा। उस समय भी लड़ाई झगड़ा जो है होता होगा और लड़ाई झगड़ा रहा होगा, ये निश्चित रूप से। आगे कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। देखो, समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है महाभारत को इकट्ठा करना। महाभारत को क्या करना, इकट्ठा करना। तो महाभारत की रचना तो हुई है बुआ 500 ईसा पूर्व से, है ना, 500 ईस्वी के बीच में। तो महाभारत उस समय के बहुत सारा साक्ष्य और सबूत आज नहीं मिलते हैं। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी महाभारत कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या उसका साक्ष्य है, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की जो बात कही गई है, इसी को कहा जाता है समालोचनात्मक संस्करण, है ना। तो महाभारत के समालोचनात्मक का अर्थ है अच्छी तरह से देखना, मैंने जो चीज़ें थी उसको अच्छा तरह से देखना, उसका विश्लेषण करना कि महाभारत कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका साक्ष्य है कि नहीं है ना। उस साक्ष्यों का समीक्षा करना, उन चीज़ों का जानकारी प्राप्त करना, गुण दोष की परख करना कि किसमें क्या गलती था, क्या सही था, है ना। उन सभी चीज़ों के अपना बारे में सोच करना। तीसरा, उन सभी चीज़ों का निरीक्षण करना, तर्क करना, विचार करना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये चीज़ हो सकता था, क्या ये चीज़ नहीं हो सकता था। इन सभी चीज़ों का विचार करना, देखना और फिर अपना फैसला तैयार करना, यही हमारा समालोचनात्मक संस्करण कहलाता है। तो समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किया था वो उस व्यक्ति का नाम था बुआ B.S. सुधांकर। क्या नाम था बुआ, B.S. सुधांकर, जो हमारे इतिहासकार थे। हमारे क्या थे, हमारे इतिहासकार जो थे कौन थे, B.S. सुधांकर साहब ने 1919 में, जरा सोचिए, संस्कृत के यह एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने 1919 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। यह महत्वाकांक्षी परियोजना क्या थी, तो महाभारत कब हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, उन जगहों पर कोई साक्ष्य है कि नहीं, उन जगहों पर कोई प्रूफ प्रमाण है कि नहीं, इन्हीं सभी जगहों के अवलोकन करने के लिए, जांच करने के लिए एक सुप्रसिद्ध विद्वान जो है आगे आए और जो जिनका नाम था B.S. सुधांकर, और इन्होंने 1919 में ऐसी काम किया था। इनमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी साथी मिले और महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेवारी उठाई। तो ये कब उठा रहे हैं बुआ, 1919 ईस्वी में। इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों को लिपि लिखी गई थी। मैंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा में अलग अलग स्थिति में जो है कुछ साक्ष्य और सबूत मिले हैं। तो सभी लिपियों को क्या किया, इन लोगों ने महाभारत के संस्कृत पांडु लिपियों को क्या कर दिया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक के कड़ियों को एक से जोड़ना शुरू किया कि क्या सच्चाई है, क्या झूठाई है। और इसको जोड़ने के बाद इन लोगों ने पांडुलिपियों में पाया कि श्लोक का अध्ययन किया, पांडुलिपि हो, है ना, जो जो लिपि में जो जो भाषा में लिखा गया था, जिन जिन राज्य में अलग अलग भाषा में महाभारत का वर्णन किया गया था, उन सभी को इन लोगों ने इकट्ठा किया और जांच किया। और जांच करने के बाद उन श्लोकों की तुलना एक के तरीका से निकाला गया, मतलब उनको उसके बारे में जाना गया। और विद्वानों ने ऐसी श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में
उपलब्ध थे, है ना। इसका प्रकाशन जो है, और ये इन लोगों ने समालोचनात्मक जब संस्करण तैयार किया तो इसका लगभग समालोचनात्मक संस्करण जो है 13,000 पृष्ठ में। अब जरा सोचिए, कोई बुक 13,000 पृष्ठ में अगर तैयार होता है तो वो बहुत बड़ा होगा। यही कारण है कि महाभारत को पार्ट बाय पार्ट कई खंडों में विभक्त कर दिया गया, है ना। तो कितने पेज में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पृष्ठों में तैयार हुआ, तो 13,000 पृष्ठों में तैयार हुआ, है ना। और इस परियोजना को पूरा करने में बीएस सुधांकर और उनके टीम को टोटल 47 वर्ष लगे। तो दो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महाभारत की रचना में कितना समय लगा, तो 1000 साल, और महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा, तो 47 वर्ष। समालोचनात्मक कहेगा तो 47 वर्ष, और डायरेक्ट महाभारत कहेगा तो 1000। दूसरा चीज कहेगा कि महाभारत के शुरुआती दौर में कितने श्लोक थे, तो 8800, बाद में उसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार हुआ वह कितने पृष्ठों में तैयार हुआ, तब वह 13,000 पृष्ठों में तैयार हुआ। पहली बात अगर किया जाए तो उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल तमिलनाडु तक पांडुलिपियों का समानता देखने को मिली है ना। कह रहा है कि जो पांडुलिपि थी, है ना, उन लिपियों को अगर एकत्रित किया गया तो चाहे वो कश्मीर हो या नेपाल हो या दक्षिण भारत के भाग में जैसे तमिलनाडु हो, इन सभी जगहों पर जो पांडुलिपियाँ मिली है वह लगभग एक समान जो है पांडुलिपि देखने को मिलती है। दूसरी बात कह रहा है कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय विभिन्नता भी नजर आई है। मतलब महाभारत काल में भी विभिन्नताएं थी। इस प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया और 13,000 पेज में से आधे से अधिक इन्हीं प्रक्षेपों की जानकारी जो है दी गई है। अब कह रहा है कि बंधुत्व एवं विवाह की बात। तो बंधुत्व और विवाह की बात अगर हम लोग बात करें तो पारिवारिक महत्व, तो पारिवारिक महत्व क्या था इसको हमें समझना है। तो आपको बता दें कि बंधुत्व विवाह, तो महाभारत में जो है कई तरह के विवाहों का वर्णन किया गया है ना। इसमें तो लगभग 4 ही देता है, लेकिन मनुस्मृति में जो है 8 विवाह का वर्णन है। बंधुत्व एवं विवाह, तो परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था होती थी, है ना। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। कुल का मतलब होता है लोग, जनता, खानदान, है ना। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। विभिन्न परिवारों में सदस्यों की संख्या जो है एक दूसरे से उसका रिश्ता, क्रियाकलाप अलग अलग हो सकता था। यानी सभी परिवार के लोग एक जैसे नहीं होते थे, सभी रिलेटिव एक जैसे नहीं होते थे, सब कोई एक दूसरे से क्या होते थे, कुछ ना कुछ भिन्न होते थे। एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में क्या करते थे, बांट कर इस्तेमाल करते थे। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था जिन्हें संबंधी कहा जाता था। अब जो भी परिवार में आपस में लोग रहते थे तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, संबंधी कहा जाता था। इसके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था। कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे, भाई बहन में खून के रिश्ता भी माना जाता था। जैसे आज भी हमारे समाज में चाचा का बेटा है, फूआ का बेटा है, तो हम लोग खून का रिश्ता मानते हैं और उसको मानते हुए आपस में जो है लोग शादी विवाह भी संपन्न नहीं कर पाता है ना। लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे समाज थे जिसमें चाचा के बेटा को, मौसी के बेटा बेटी को खून का रिश्ता नहीं माना जाता था और शादी विवाह जो है क्या कर दिया जाता था, संपन्न करा दिया जाता था।